कई बार मुझे ऐसे ऐसे केसेस के बारे में सुनने को मिलता है और जब वो आपको सुनाऊंगा तो आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। तो आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास में हो रही घटनाओं की जानकारी आपको हमेशा ही लगे, क्योंकि कई सारे केसेस पुलिस के पास ऐसे पहुंचते हैं कि वो अनसॉल्व्ड होते हैं। पुलिस इनको सोल्व कर ही नहीं पाती है और धीरे धीरे केस की फाइल थाने की अलमारी में धूल फांक रही होती है। और आज भी मैं आपको एक ऐसे ही केस की घटना सुनाने जा रहा हूं जो दिल्ली में घटित हुई थी। तो नमस्कार मेरी प्यारी फैमिली, मैं मिस्टर एक्स आज आपको कैब ड्राइवर की एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना है दिल्ली की, जो काफ़ी समय पहले की है लेकिन ज़्यादा पुराने भी नहीं है। ये आज के ज़माने की आप कह सकते हैं, जब कैब वगैरह चलना शुरू हो गई थी और आप उनको ऑनलाइन बुक भी करना शुरू कर चुके थे। तो दिल्ली के एक एरिया में एक बार अचानक से ही बहुत सारे कैब ड्राइवर्स की डेथ होने लगी और ये सारी डेथ केवल रात के समय हो रही थी। जो भी कैब ड्राइवर उस एरिया में पैसेंजर को छोड़ने जाता था वो सही सलामत वापस लौटेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी और पुलिस के लिए ये केस एक मिस्ट्री बन गया था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सीरियल किलर हो सकता है जो बहुत ही शातिर तरीके से कैब ड्राइवर्स को निशाना बना रहा है। दरअसल उन सभी कैब ड्राइवर्स को एक लड़की की आत्मा अपना शिकार बना रखी थी, जो एक छल्लावा की तरह उनको अपने जाल में फंसाती थी। और क्योंकि आप जानते हैं कि कैब ड्राइवर्स लड़के ही होते हैं, तो अगर कोई लड़की छलावे के रूप में भटक रही हो और वो आपको आकर्षित करे तो जाहिर सी बात है कि इंसानी मन भटक ही जाता है और यहीं पर वो कैब ड्राइवर फंस जाते थे। और जब तक उन्हें इसका एहसास होता तब तक वो मौत के काल में समा जाते थे। तो ऐसा ही एक ड्राइवर था। वो रहने वाला तो यूपी का था लेकिन दिल्ली में नौकरी करता था। तो एक बार उस एरिया में वो भी किसी सवारी को ड्रॉप करने गया और उसके सामने फिर जो सच्चाई आई तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और उसी ने हमें यह पूरी स्टोरी बताई है। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर हर रोज पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ी हुई स्टोरीज लेकर आता हूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग इनमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों को मिलाकर हम यहाँ पर एक बड़ी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करती है। तो अगर आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो ये स्टोरी है एक 20-25 साल के नौजवान कैब ड्राइवर रोहन की। रोहन यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था। गांव मुरादाबाद से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर था। रोहन ने अपनी स्कूली पढ़ाई उसी गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की थी और आगे की पढ़ाई मुरादाबाद के राजकीय महाविद्यालय से। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो नौकरी की तलाश में दिल्ली का रुख करता है और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। रोहन अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ाई और बिना किसी टेक्निकल कोर्स और नॉलेज के उसे दिल्ली में भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने निराश होने की बजाय टैक्सी ड्राइव करने का फैसला किया, क्योंकि खाली बैठने और जाहिलियत भरे काम करने से अच्छा उसे ये काम लगा। कार ड्राइव करना तो वो पहले से ही जानता था, तो बस उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और एक नामी कैब एजेंसी में बतौर ड्राइवर ज्वाइन कर लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोहन की कमाई भी अच्छी हो रही थी और वो गांव में अपने घर अच्छे पैसे भी भेज रहा था, जिससे उसके पेरेंट्स और छोटी बहन की लाइफ भी पहले से बेहतर हो गई थी। इसी बीच इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दिल्ली के ही एक इलाके बारादरी रोड से कैब ड्राइवर्स के अचानक गायब होने और दूसरे दिन जंगल में उनकी डेड बॉडीज मिलने की खबरें सामने आने लगी। शुरू में तो इस बात पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम होती हैं। लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कैब ड्राइवर्स में उस इलाके में जाने से भय व्याप्त होने लगा, जिससे उस एरिया के लोगों को अच्छी खासी असुविधा होने लगी थी। कोई कैब ड्राइवर, कोई टैक्सी ड्राइवर रात में तो क्या दिन में भी उस इलाके में जाने के लिए तैयार नहीं होता था।
जो ड्राइवर्स इस खबर से अनजान थे वे बेचारे उस रास्ते पर चले जाते थे और वापसी में कुछ सही सलामत लौट आते थे और कुछ उसी सड़क का ग्रास बन जाते थे। पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम हो रही थी कि आखिर उन कैब ड्राइवर्स की इतनी निर्मम हत्या कर कौन रहा है। आखिर किसकी इतनी गहरी दुश्मनी है इन कैब ड्राइवर्स के साथ जो बिना किसी लूटपाट के बस इन ड्राइवर्स की जान का दुश्मन बन बैठा है। क्योंकि अब तक उस इलाके में जितने भी कैब ड्राइवर्स की मौत हुई थी उनके पास से कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई थी। उनकी मौत भी बड़े ही अजीब ढंग से होती थी। उनकी टैक्सी वहीं सड़क किनारे खड़ी मिलती थी और डेड बॉडी अंदर जंगल में। पुलिस के समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर ये ड्राइवर्स अपनी टैक्सी रोड पर छोड़कर जंगल में इतने अंदर तक करने क्या जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी खींचने घसीटने जैसे कोई निशान नहीं मिले थे उन कैब ड्राइवर्स के शरीर पर। मौका वारदात पर भी उन्हें किसी तरह की जोर जबरदस्ती के कोई साइन नहीं मिले थे। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि वो ड्राइवर्स जंगल में अपनी मर्जी से ही गए थे। लेकिन क्यों, ये सवाल अब भी जस का तस था पुलिस के सामने। पुलिस ने इन हादसों को कम करने के लिए उस इलाके में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी थी। फिर भी कोई न कोई टैक्सी ड्राइवर उस सड़क का शिकार हो ही जाता था। पुलिस ने अवेयरनेस के लिए सारे कैब ड्राइवर में इस घटना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें उस रास्ते पर सेफ ड्राइव करने और सड़क पर न रुकने की सलाह दी थी। लेकिन फिर भी कोई न कोई कैब ड्राइवर गलती कर ही देता था। अब तक 6 के करीब कैब ड्राइवर्स की लाशें बरामद हो चुकी थी उस इलाके से और दिन ब दिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस पर भी जबरदस्त प्रेशर था उस सीरियल किलर को ढूंढ निकालने का और कैब ड्राइवर्स में खतरनाक खौफ। इसी बीच रोहन के पास उस इलाके के लिए कैब बुकिंग का मैसेज आता है। रोहन को भी उस इलाके में कैब ड्राइवर्स के साथ होने वाले हादसों के बारे में पता था, लेकिन अपने काम के चलते ये सोचकर कि आखिर कब तक इस तरह खौफ के साए में डर डर कर काम करेंगे, वो बुकिंग वाले एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां 2 लड़कियां खड़ी थी जिन्होंने वो कैब बुक करवाई थी। वो उन्हें पिक करता है और उस बारादरी रोड वाले इलाके की तरफ आगे बढ़ जाता है। दरअसल बारादरी रोड का वो इलाका बिल्कुल सुनसान होता था। दिन के समय भी वहां न के बराबर ट्रैफिक होता था और रात के तो क्या ही कहने। रोहन के पास भी ये बुकिंग का मैसेज तकरीबन शाम के 5:30-6 बजे के आसपास आया था और उस इलाके में पहुंचते पहुंचते अंधेरा छाने लगा था। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने उसकी टैक्सी में बैठने से पहले उसकी टैक्सी की नंबर प्लेट की पिक लेकर अपने किसी रिलेटिव, शायद उसके पापा को भेज दी थी और फिर ही वो रोहन की गाड़ी में बैठी थी। वो दोनों लड़कियां पूरे रास्ते तकरीबन 30 से 40 मिनट तक की दूरी तक के सफर में बिल्कुल खामोश ही बैठी रही। उनमें से एक तो अपना फोन चला रही थी और दूसरी विंडो से बाहर देख रही थी। रोहन भी चुपचाप अपनी टैक्सी ड्राइव कर रहा था। उसने सही समय पर उन दोनों लड़कियों को उनके घर तक पहुंचा दिया। जाते वक्त तो वो 2 लड़कियां उसकी कैब में बैठी हुई थी, इसलिए उसे भी किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब लौटते वक्त उसे अकेले ही उस भयानक रास्ते से गुजरना था। धीरे धीरे शाम रात में तब्दील होती जा रही थी और अंधेरा गहराने लगा था। वहीं रोहन के दिमाग में वो सारी बातें लगातार घूम रही थी जो उसने अखबार में पढ़ी थी। इसलिए उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो अपनी कैब नहीं रोकेगा और गाड़ी से नहीं उतरेगा। इसलिए अब बस वो एक ही धुन में स्पीड बढ़ाकर बिना अपनी नजरों को यहां से वहां घुमाए सीधा सामने की तरफ देखता हुआ अपनी कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रास्ते पर कैब ड्राइवर्स के साथ होने वाले हादसे बहुत बढ़ गए थे। पुलिस के अनुसार शायद कोई सीरियल किलर था जो इन सब घटनाओं को बड़ी ही सफाई से अंजाम दे रहा था और बिना किसी वजह के उन कैब ड्राइवर्स की हत्या कर रहा था, क्योंकि मौका वारदात पर उनकी एक एक चीज सही सलामत मिल रही थी। कहीं से कुछ भी मिसिंग नहीं होता था, न तो गाड़ी, न ही पैसे और न ही उनका कोई लॉकेट, घड़ी, वॉलेट, अंगूठी, चैन वगैरह कुछ भी नहीं। इसका मतलब साफ था, पुलिस समझ चुकी थी कि ये जरूर किसी सीरियल किलर का काम है।
जो एक ही पैटर्न से बिना किसी लोभ लालच के कैब ड्राइवर्स को अपना निशाना बना रहा है। ये सारी बातें रोहन के दिमाग में लगातार घूमे जा रही थीं और वो पूरी स्पीड के साथ अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था। उसने उस वक्त कितनी स्पीड में कार ड्राइव की थी ये खुद उसे भी नहीं पता, क्योंकि जो रास्ता 30 से 40 मिनट की दूरी का था उसे उसने महज 15 मिनट में पार कर लिया था। उसे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो उस बारादरी रोड से कब का लौट आया है। वो तो बस एक ही धुन में कार ड्राइव करते हुए सीधे अपनी कैब एजेंसी के ऑफिस पर ही जाकर रुका। उसने कैब वहां खड़ी कर दी और गाड़ी की चाबी ऑफिस हेड के पास जमा करवाकर अपने रूम पर लौट आया। उस रात उसके साथ उस रोड पर कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, पर डर की इंतहा इतनी थी कि रोहन पूरे रास्ते लगभग खामोश ही रहा। अपने रूम पर लौटने के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसका रूम पार्टनर विक्रम, जो उसका अच्छा खासा दोस्त भी था, उसने भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहन पर एक अलग ही ट्रोमा सवार हो गया था। इसलिए बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए पिए वो उसी खामोशी से सो गया। उसका रूम पार्टनर उसी कैब एजेंसी में नाइट शिफ्ट में कैब ड्राइव करता था, इसलिए वो अपने काम पर निकल गया। दूसरे दिन जब वो अपने काम से लौटा तब उसकी बात रोहन से हुई और उसने उससे पूछते हुए कहा, रोहन, क्या बात है भाई, तेरी तबीयत वगैरह तो सब ठीक है ना? एनजेसी वाले भी बता रहे थे कि तू स्पीड से गाड़ी भगाते हुए आया, गाड़ी खड़ी करी, चाबी जमा करवाई और चलता बना, किसी से कोई बात नहीं की। भाई ऐसा क्या हो गया? कोई बात है, कोई परेशानी है तो बता। रोहन, जो कि अपनी शिफ्ट के लिए तैयार हो रहा था, उसने विक्रम की बात सुनी और उस पर रिएक्ट करते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है विक्रम, वो तो मैं बस ओवरथिंकिंग करके थोड़ा सहम गया था। विक्रम ने अपनी बात पर जोर देते हुए रोहन से पूछा, सहम गए थे मतलब? उसका सवाल सुनते ही रोहन समझ गया था कि उसे कोई भी बात छिपाना इम्पॉसिबल है, इसलिए अब इसे पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। यही सोचकर उसके सवाल का जवाब देते हुए वो बोला, अरे वो कुछ नहीं भाई, कल शाम को वो बारादरी रोड की सवारी मिल गई थी ना, तो उसे छोड़ने के बाद वापस आते वक्त मन में अजीबोगरीब ख्याल आने शुरू हो गए थे। बार बार वो सीरियल किलर वाली न्यूज़ आंखों के सामने आ रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। विक्रम को पूरी बात बताते हुए वो बोला। रोहन के मुंह से बारादरी रोड का नाम सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। वो एकदम से चौंकते हुए बोला, क्या तू कल शाम को उस रोड पर गया था? अरे जब कोई कैब ड्राइवर उस रोड पर जाने के लिए रेडी नहीं होता है तो तुझे हीरो बनने की क्या जरूरत थी? रोहन को फटकारते हुए विक्रम ने कहा, और वो भी रात के वक्त। उसकी बात सुनकर रोहन खामोश ही खड़ा रहा। विक्रम का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया और वो रोहन की तरफ देखते हुए बोला, तू ठीक तो है ना रोहन? मेरा मतलब है तेरे साथ वहां कुछ हुआ तो नहीं? रोहन ने कहा, हाँ यार विक्रम, मैं बिल्कुल ठीक हूं और तेरे सामने भला चंगा खड़ा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और वैसे भी कुछ हुआ होता तो मैं यहां तेरे साथ खड़ा नहीं होता, कल के अखबार में नजर आता तुझे। कहते हुए रोहन हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर विक्रम भी और गुस्सा दिखाते हुए बोला, चुप कर बकवास, ये कोई मजाक की बात नहीं है, और ध्यान से सुन ले मेरी बात, उस रोड का भाड़ा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। साला पता नहीं कौन कैब ड्राइवर्स की जान का दुश्मन बना बैठा है वहां। उसकी बात सुनते ही रोहन ने भी उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब वो आगे से उस रोड पर नहीं जाएगा। उसे भी लगा था वैसे भी कौन सा हर रोज उसे उसी एरिया का भाड़ा मिलने वाला है, लेकिन अब बात यह थी कि उस एरिया में कोई भी कैब ड्राइवर जाने को तैयार नहीं था। कुछ ही ऐसे चुनिंदा ड्राइवर्स थे जो उस एरिया में जाने के लिए तैयार होते थे, इसलिए जो ड्राइवर एक बार उस एरिया में चला गया था, एजेंसी भी उसे ही बार बार वहां भेजने की कोशिश में रहती थी। इसलिए उस दिन भी शाम के 6 बजे के आसपास रोहन के पास उसी एरिया की कैब बुकिंग का मैसेज आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि फिर से उस रास्ते पर जाएं या ना जाए, और इस बार वो एनजेसी में मैसेज करके उस एरिया में जाने से मना कर देता है।
तो थोड़ी देर बाद उसके पास एक कॉल आती है उस लड़की की जिसने वो कैब बुक करवाई थी। उसने एजेंसी वालों से कॉल पर रिक्वेस्ट करके ड्राइवर का नंबर ले लिया था ताकि उससे बुकिंग कैंसिल न करने की रिक्वेस्ट कर सके। उस लड़की ने रोहन को फोन करके काफी रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस एरिया में जाने से ऑलमोस्ट हर कैब ड्राइवर घबराकर बुकिंग कैंसिल कर रहा था और दूसरा रोहन उस लड़की को छोड़ने एक बार जा चुका था। इसलिए उसके बार बार इंसिस्ट करने पर रोहन उसे मना ही नहीं कर सका और बारादरी रोड जाने के लिए तैयार हो गया। रोहन वहां जाने के लिए तैयार हो गया और उसने पिछली बार की ही तरह उस लड़की को उसके ऑफिस से पिक किया। आज भी वह 2 लड़कियां थीं। रोहन को देखते ही उस लड़की ने सबसे पहले उसे वहां आने के लिए और उसके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू कहा और उसके बाद वह दोनों लड़कियां उसकी कैब में सवार हो गई। उन्हें कैब में बैठते ही रोहन बोला, अरे मैडम, आज आपको नंबर प्लेट की पिक नहीं लेनी है। उसकी बात सुनकर वो लड़की हंस पड़ी और बोली, नहीं, आज जरूरत नहीं है, मेरे पास कल वाली पिक है। कहते हुए वो थोड़ा मुस्कुराई और फिर उस लड़की ने रोहन से थोड़ा फ्रेंडली होते हुए पूछा, बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी बात सुनते ही रोहन ने जवाब देते हुए कहा, जी, मेरा नाम रोहन है, रोहन त्यागी। थोड़ी झिझकी के साथ रोहन ने उस लड़की से पूछा, और आपका नाम? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रागिनी है। उसका जवाब सुनते ही रोहन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और जो आपके साथ हैं उनका नाम? रोहन का सवाल सुनते ही एक पल के लिए वो लड़की थोड़ा चौंकी, लेकिन अगले ही पल रोहन के सवाल का जवाब देते हुए बोली, ओह, उसका नाम तो ममता है। लेकिन उन दोनों की बात पर भी जब उस दूसरी लड़की ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो रोहन ने उसके बारे में बात न करने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की खामोश बैठी, बस टैक्सी की खिड़की से बाहर झांक रही थी, जबकि अंधेरा होने की वजह से बाहर अब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसका ध्यान बाहर की तरफ ही था। इस पर रोहन को लगा शायद उसके बारे में ज्यादा बात करने से हो सकता है कि वो नाराज हो जाए। उसके बाद उसने रागिनी से भी कुछ ज्यादा बात नहीं की। गाड़ी से उतरते वक्त रागिनी ने एक बार फिर उसे धन्यवाद देते हुए कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऑफर किए, जिन्हें लेने से रोहन ने साफ मना कर दिया। इस पर रागिनी थोड़ा जोर देते हुए बोली, रख लो रोहन, वैसे भी इस इलाके में आने के लिए कोई कैब ड्राइवर तैयार ही नहीं होता। मैं हर रोज इस प्रॉब्लम को फेस करती हूँ। सुबह तो आसानी से कैब मिल जाती है मुझे, लेकिन इस वक्त कोई ड्राइवर यहाँ आने को तैयार नहीं होता। मैं हर रोज कम से कम 2 से 3 कैब्स बुक करती, तब कहीं जाके कोई एक कैब ड्राइवर यहाँ आने के लिए तैयार होता है, वो भी एक्स्ट्रा चार्ज के साथ। पर कल तुमने पहली बार में ही बुकिंग एक्सेप्ट कर ली तो मुझे लगा मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, लेकिन आज तो तुमने भी बुकिंग कैंसिल कर दी थी। मेरी रिक्वेस्ट पर तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, इसलिए ये पैसे रख लो। रोहन को समझाते हुए रागिनी ने कहा और उसे वो पैसे पकड़ा दिए। लेकिन रोहन पीछे से आवाज लगाकर रागिनी को जाने से रोकते हुए बोला, रुकिए मैडम। कहते हुए वो अपनी कैब से उतरा और रागिनी की तरफ आगे बढ़ा। उसे अपने करीब आते देख रागिनी थोड़ा सहम गई। वहीं दूसरी ओर उसके साथ खड़ी ममता रोहन को रागिनी के करीब आते देख गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। उसे लगा रोहन किसी एडवांटेज के चक्कर में है, लेकिन उन दोनों के करीब आते ही रोहन ने वो पैसे रागिनी के हाथों में थमाए और बोला, नहीं मैडम, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। आप ये पैसे सिर्फ इसलिए दे रही हैं ना कि इस इलाके में आने के लिए कोई ड्राइवर तैयार नहीं होता और आपको अपने घर लौटने के लिए कैब की जरूरत पड़ती है। मैं समझता हूं मैडम, इस इलाके में जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी और आप ही की तरह यहाँ रहने वाले दूसरे लोगों की कोई गलती नहीं है, फिर भी आप सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, और हाँ, अब आगे से आपको फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मैं हर शाम को आपको ड्रॉप करने आ जाया करूंगा, बस आप बुकिंग करके एनजेसी को पेमेंट कर दीजिएगा। रागिनी की तरफ देखते हुए रोहन ने कहा और उसके पैसे लौटाते हुए वो अपनी कैब की तरफ लौट गया।
रोहन के इस बिहेवियर ने रागिनी का दिल जीत लिया था, क्योंकि आज से पहले वो ऐसे किसी लड़के से मिली ही नहीं थी जो इतना ज्यादा ऑनेस्ट और नेक दिल हो। रागिनी की दोस्त, जो अब तक गुस्से से रोहन की ओर देखते हुए उसे लगातार घूर रही थी, अब वो भी उसके इस हेल्पफुल बिहेवियर को देखकर पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसकी आंखों में सुकून साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोज पूरी हो गई हो। वहीं दूसरी ओर अब रोहन और रागिनी का ये रोज का सिलसिला बन गया था। रोहन हर शाम रागिनी को ड्रॉप करने उस रास्ते पर जाता था। रागिनी के लिए रोहन ने इतनी बड़ी रिस्क उठाई थी, और वो भी बिना किसी लोभ या लालच के। उसकी ये बात रागिनी के दिल को भा गई थी और वो मन ही मन रोहन के प्रति आकर्षित हो गई थी। अब तो वो हर रोज उसकी कैब से घर जाने लगी थी। स्विंगल अब उसकी दोस्त ममता उसके साथ नहीं होती थी। ये बात रोहन को थोड़ी अजीब भी लगी, क्योंकि जब उस रास्ते पर कोई कैब ड्राइवर जाता ही नहीं था तो आखिर ममता घर कैसे जाती थी। रागिनी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों आपस में ढेर सारी बातें भी करने लगे थे। ऐसे में रोहन के लिए यही सही वक्त था कि वो रागिनी से उसकी दोस्त ममता के बारे में पूछे। लेकिन उस शाम को जब उसने रागिनी से ममता के बारे में पूछा तो उसकी बात सुनकर खुद रागिनी भी हैरान होकर रह गई। हैरानी भरी नजरों से रोहन की तरफ देखते हुए रागिनी ने कहा, ममता, लेकिन रोहन, तुम ममता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो मन ही मन रोहन को चाहने लगी थी, और रोहन के मुंह से ममता का नाम सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सवाल का जवाब देते हुए रोहन बोला, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि उन्हें घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती। इस एरिया में तो कैब ड्राइवर्स आने से कतराते हैं। मेरा अपना दोस्त विक्रम भी मुझे इस रास्ते पर आने से रोकता है, और सुना है कल परसों भी एक टैक्सी ड्राइवर जो न्यू दिल्ली साइड का था, अपनी किसी सवारी को ड्रॉप करने इस रास्ते पर पहली बार आया था, और उसके साथ भी वो भयानक घटना घट गई। दूसरे दिन उसकी लाश जंगल से बरामद हुई। इस जगह का खौफ अब भी जस का तब बना हुआ है। जो ड्राइवर्स इस इलाके के हैं वो तो भूलकर भी इस रास्ते पर आएंगे नहीं। तो फिर तुम्हारी दोस्त घर कैसे जाती है? मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था तुमसे। रोहन की बातों ने तो रागिनी को पूरी तरह कंफ्यूज करके रख दिया था। रागिनी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? ममता घर कैसे जाएगी? इस बात की तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और वैसे भी इस एरिया में कैब ड्राइवर्स के न आने से उसे नहीं मुझे फर्क पड़ता है। उसके एरिया में तो गाड़ियां ही गाड़ियां चलती हैं, उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? अब चौंकने की बारी रोहन की थी। व्हाट? क्या? वो तुम्हारे साथ तुम्हारी सोसाइटी में नहीं रहती हैं? रोहन के मुंह से बार बार ममता का नाम सुनकर रागिनी झुंझलाकर बोली, ओह गॉड नहीं, उसका घर तो ऑफिस से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रागिनी की बातें सुनकर रोहन पूरी तरह से हैरान होकर रह गया था। रोहन ने कहा, अगर वो तुम्हारी सोसाइटी में नहीं रहती है तो पहले के 2 दिन वो तुम्हारे साथ क्यों आई थी तुम्हारे घर? उसकी इस बात ने रागिनी को हैरत में डाल दिया था, और वो हैरानी भरी नजरों से रोहन की तरफ देखते हुए बोली, वो मेरे साथ कब आई थी रोहन? वो तो उस दिन बस मेरे पास खड़ी थी, अपनी कैब का वेट कर रही थी। रागिनी की बातों ने रोहन के दिमाग को पूरा का पूरा घुमाकर ही रख दिया था। बड़ी ही हैरानी भरे स्वर में रोहन ने रागिनी से पूछा, अरे तुम किसकी बात कर रही हो रागिनी? मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ आई थी इस कैब में, वो भी पूरे 2 दिन। वो कौन थी? उसकी बातें सुनकर रागिनी पूरी तरह से शोकड़ हो गई। अपनी बात पर जोर देते हुए उसने कहा, हमारे साथ इस कैब में कभी कोई नहीं आया था रोहन। उसकी इस बात से रोहन का दिलो दिमाग ही सुन्न पड़ गया, और उसने एक झटके के साथ गाड़ी के ब्रेक लगा दिए, जिससे गाड़ी एक तेज झटके के साथ अचानक से रुक गई। जिस पर रागिनी ने अपनी हैरानी प्रकट करते हुए कहा, क्या हुआ रोहन? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? उसकी बात सुनते ही डर के मारे लगभग हांफते हुए उसकी तरफ देखते हुए रोहन बोला, सच बताओ रागिनी, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। क्या वास्तव में पहले 2 दिनों में तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं आई थी? और अगर नहीं थी
तो तुमने उस दिन मुझे उसका नाम ममता क्यों बताया था? रोहन ने थोड़ा अग्रेसिव होते हुए रागिनी से पूछा। उसकी बात सुनते ही रागिनी उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए बोली, मैं सच बोल रही हूं रोहन, उस दिन मेरे साथ कोई नहीं था और तुमने मुझसे दूसरी लड़की के बारे में पूछा तो मुझे लगा तुम ममता की बात कर रहे हो, जो मेरे पास ही खड़ी थी उस दिन जब पहली बार मैंने तुम्हारी कैब बुक की थी। रागिनी की बात सुनते ही रोहन के होश उड़ गए। डर के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसे इस तरह से कांपता देख रागिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए बोली, बात क्या है रोहन, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? उसका सवाल सुनते ही पसीने से तरबतर हुआ। रोहन बोला, समझ में नहीं आता रागिनी, मैं कैसे और क्या बताऊं तुम्हें, तुम विश्वास नहीं करोगी। उसकी बात सुनते ही उसे भरोसा दिलाते हुए रागिनी बोली पड़ी, अगर तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो समझ लो रोहन, मैं जिंदगी में कभी किसी और पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। भावावेश में आते हुए रागिनी ने एक तरह से अपने मन की बात रोहन के सामने बयान कर दी। उसकी बात सुनते ही रोहन हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब तुम? हाँ, कहते हुए रोहन ने गहरी आह भरी और अपनी बात आगे बढ़ाते वो बोला, तुम इतना भरोसा करती हो मुझ पर? रागिनी से नजरें मिलाते हुए रोहन ने पूछा। उसका सवाल सुनने के बाद रागिनी एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर एक गहरी लंबी श्वास भरते हुए उसने अपनी पलकें उठाई और रोहन की नजरों से नजरें मिलाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है रोहन? उसकी बातें साफ भी थी और पहेलियों से कम भी नहीं थी, लेकिन रोहन समझ गया था कि रागिनी आखिर कहना क्या चाहती है। लेकिन सिर्फ उसके समझ जाने से ही तो बात खत्म नहीं हो जाती ना, जब तक कि रागिनी खुद उससे अपने प्यार का इजहार न कर दे। बस इसी कोशिश में उसने रागिनी की ओर देखते हुए सीधे ही पूछ लिया, रागिनी, क्या मैं जो समझ रहा हूं तुम वही कहना चाहती हो? लेकिन रागिनी भी तो कहां कम थी, वो भी यही चाहती थी कि पहला प्रपोजल रोहन की तरफ से आए। इसीलिए तो उसने रोहन के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। और नहीं भी, रागिनी की इन अटखेलियों ने रोहन के दिलों दिमाग से उस डर को चुमंतर कर दिया था जो कुछ वक्त पहले उसके दिलो दिमाग में घर कर गया था। वो कुछ देर के लिए भूल गया उस खौफनाक घटना के बारे में जो उसके साथ घटी थी। सच में ये प्यार भी बड़ी प्यारी चीज होता है, हंसते को रुला देता है और रोते को हंसा देता है। रोहन की बात का जवाब देते हुए रागिनी ने कहा, तुम क्या समझ रहे हो रोहन? ये मुझे कैसे पता चलेगा जब तक कि तुम खुद अपने मुंह से नहीं कहोगे। रोहन से अब रहा नहीं जा रहा था और रागिनी पहेलियों पर पहेलियां बुझाई जा रही थी। इसलिए आखिरकार उसने खुद ही फैल करते हुए रागिनी से पूछा, डू यू लव मी रागिनी? रोहन से इतनी जल्दी इस अप्रत्याशित प्रश्न की उम्मीद तो रागिनी को भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही रोहन ने उससे ये सवाल किया वो खुशी के मारे उछल पड़ी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस रोहन, मुझे लग नहीं रहा था कि तुम मुझसे कभी ये कह पाओगे। अरे पागल, मैं तो कब से तुम्हें हिंट पर हिंट दे रही हूं, पर तुम्हारी बत्ती जल ही नहीं रही थी। रागिनी का जवाब सुनते ही रोहन को एक बारगी ऐसा लगा जैसे उसका सपना साकार हो गया, उसे वो मिल गया जिसके बिना वो अधूरा सा था। अभी ये दोनों बस आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी इनकी कैब के पास से एक दूसरी कैब काफी स्पीड से गुजर गई, जिसकी आवाज ने इन दोनों को चौंका दिया। उस रोड पर एक दूसरी कैब को देखकर रोहन और रागिनी दोनों चौंक गए, क्योंकि उस रोड पर रात के टाइम उस इलाके के लगभग सारे टैक्सी ड्राइवर्स आना अवॉइड ही करते थे। उस गाड़ी के गुजर जाने के बाद रोहन ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, टैक्सी, और वो भी यहां इस रोड पर। कहते हुए उसने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी, लेकिन इस बीच उनकी वो बात अधूरी रह गई जिसका पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। रागिनी को उसके घर ड्रॉप करने के बाद रोहन ने जैसे ही वापसी की, उसकी नजर रागिनी के पर्स पर पड़ी। अपनी एक्साइटमेंट में वो शायद अपना पर्स ही गाड़ी में भूल गई थी, इसलिए उसका पर्स लौटाने के लिए रोहन अपनी कैब से उतरकर रागिनी के घर की तरफ बढ़ा।
तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़ी उस कैब पर पड़ी जो अभी कुछ देर पहले ही उसकी गाड़ी के पास में से होकर गुजरी थी। वो ड्राइवर अपने पैसेंजर को उतारकर शायद वापसी कर रहा था। तभी उसे एक लड़की ने हाथ दिखाकर रुकवाया। पहले तो रोहन को चीजें नॉर्मल सी लगी, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर किया और उसने पलटकर दोबारा उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने ठीक वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे उसकी टैक्सी में रागिनी के साथ बैठी उस लड़की ने पहने हुए थे। पहले तो रोहन को इस बात का ख्याल ही नहीं आया था कि वो लड़की जो रागिनी के साथ आती थी उसने दोनों ही दिन सेम कपड़े पहन रखे थे, या फिर शायद रोहन ने उस वक्त ज्यादा गौर नहीं किया था इस बात पर। लेकिन अब जब उसने दोबारा उस लड़की को उन्हीं कपड़ों में देखा तो उसे बहुत अजीब लगा और वो उस लड़की से बात करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की तक पहुंचता, वो लड़की उस कैब में सवार होकर वहां से निकल गई और रोहन मन मसोसकर वापस लौटने पर मजबूर हो गया। रोहन उस लड़की से मिलकर बस ये पूछना चाहता था कि आखिर वो रागिनी के साथ उसकी कैब में सफर करने के दौरान उसे दिखी क्यों नहीं। फिर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो उसने उस लड़की से ये सवाल नहीं किया, क्योंकि रागिनी से उसकी बात अब भी पूरी नहीं हुई थी। उन दोनों की बातें अधूरी रह गई थी। इसलिए उसने सोचा कि उसे रागिनी से ही पहले इस बारे में पूरी बात कर लेनी चाहिए, और यही सोचकर वो रागिनी के घर की तरफ बढ़ा और डोरबेल बजाई। डोरबेल बजते ही रागिनी ने तुरंत दरवाजा खोला तो सामने रोहन को खड़ा देख एकदम से सरप्राइज होती हुई बोली, अरे रोहन, तुम! व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज! आऊं, अंदर आऊं। रागिनी की बात सुनकर रोहन ने उसका पर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं रागिनी, इट्स ओके, मैं तो बस तुम्हारा ये पर्स लौटाने आया था। उसकी ये बात सुनते ही रागिनी तुरंत रिएक्ट करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोली, ओह कमोन रोहन, आज तुम पहली बार घर आए हो और उसमें भी गेट के बाहर से ही लौट जाना चाहते हो। भला ये क्या बात हुई? कम से कम एक गिलास पानी तो पीते जाऊं। रोहन को पानी का गिलास थमाते हुए रागिनी ने कहा। रोहन मुस्कुराते हुए पानी पीने लगा। ठीक उसी वक्त उसकी नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ी जिस पर हार चढ़ा हुआ था। उसे देखते ही रोहन के हाथों से पानी का गिलास छूटकर गिर गया, जिसकी आवाज से रागिनी चौंक पड़ी। तभी अंदर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगी तो रागिनी अंदर की तरफ भागी। उस कमरे में उसके पापा बेड रेस्ट पर थे। वे पैरालाइज थे और ग्लास टूटने की आवाज से वे थोड़ा असहज हो गए थे। इसलिए रागिनी ने जाकर उन्हें संभाला और बताया कि सब ठीक है। तब जाकर उसके फादर शांत हुए। वहीं दूसरी तरफ रोहन फिर से उसी ट्रोमा में चला गया था जिससे अभी कुछ वक्त पहले वो बाहर निकला था। अपने पिता को रिलैक्स फील करवाकर रागिनी जब बाहर आई तो उसने देखा रोहन बदहवास सा सोफे पर बैठा हुआ है। डर और दहशत के मारे उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था और शरीर पसीने से तरबतर। उसकी ये हालत देख रागिनी परेशान सी हो गई थी कि आखिर इस तरह अचानक उसे हुआ क्या। बस यही बात जानने के लिए वो रोहन की तरफ आगे बढ़ी और उसके पास बैठते हुए एक बार फिर रोहन का हाथ थामकर उससे उसके उस डर का कारण जानने की कोशिश हुए वो बोली, क्या बात है रोहन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसका सवाल सुनते ही रोहन ने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर अगले ही पल अपना हाथ उठाकर सामने की तरफ अपनी अंगुली से इशारा करते हुए वो बोला, वो कौन है? रोहन ने अपना हाथ उठाकर सामने दीवार पर लगी उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रागिनी से पूछा। रोहन को अचानक उस तस्वीर के बारे में जिक्र करते हुए देख रागिनी थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन फिर उसने अपने मन में उठ रहे शक को नजरअंदाज करते हुए कहा, वो मेरी बड़ी बहन है ज्योति। 2 साल पहले एक हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। बस तभी से उनके गम में पापा भी पैरालाइज हो गए। रागिनी की बातें सुनकर रोहन के तो होश ही फाख्ता हो गए। डर और खौफ के मारे उसकी सांसों की आवाजाही तेज हो गई थी और वो बैठे बैठे ही हाँफने लगा था। ऐसे में रागिनी उसे धीर बंधाते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे भरोसा दिलाते हुए बोली, आखिर बात क्या है रोहन? तुम इतने घबराए हुए, इतने सहमे हुए क्यों लग रहे हो? अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। आखिर क्या वजह है तुम्हारे इस खौफ की?
रागिनी की बातें सुनकर रोहन को थोड़ा संबल मिला और उसकी तरफ खौफ भरी निगाहों से देखते हुए वो बोला, रागिनी, रागिनी, उस दिन जब पहली बार तुम मेरी कैब में बैठी थी, उन दोनों दिनों में तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो यही थी तुम्हारी बहन ज्योति। उसकी बात सुनते ही रागिनी थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बकवास है रोहन? तुम्हें पता है रोहन, उनकी डेथ हुए 2 साल हो गए हैं और उनकी डेथ के बाद से ही मेरे पापा भी बेड रेस्ट पर हैं। दीदी की मौत के सदमे की वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया था और तब से वे पैरालाइज्ड हैं। रोहन की बातों पर आश्चर्य प्रकट करते हुए रागिनी ने कहा, और तुम कह रहे हो कि तुमने उन्हें देखा है? रागिनी की बातें सुनकर रोहन और भी ज्यादा हैरान होकर रह गया। अपनी बातों पर बल देते हुए रोहन ने कहा, 2 साल पर यह कैसे हो सकता है रागिनी? मैंने तो उन्हें खुद अपनी आंखों से उस दिन कैब में तुम्हारे साथ बैठे देखा था। वो 2 दिन लगातार हमारे साथ थी कैब में। और फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो लगभग हाइपर होते हुए बोला, इनफैक्ट रागिनी, मैं तो अभी जस्ट उन्हें देखते हुए आ रहा हूं, डर के मारे हांफते हुए रोहन ने कहा। उसकी बातें सुनकर रागिनी के गुस्से का पैरामीटर हाई हो गया और वो गुस्से से रोहन की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोहन, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो तुम। उसकी बातें सुनकर उसे सफाई देते हुए रोहन बोला, प्लीज रागिनी, बिलीव भी। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तो फिर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो कम से कम। आखिर मेरी क्या दुश्मनी है तुम्हारी बहन से? मैं उसके बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अभी जस्ट उसे देखा है, वो उसी कैब में सवार होकर यहां से निकली है जो कुछ देर पहले हमारी कैब के पास से गुजरी थी, और उसने ब्लैक कलर की जीन्स और रेड कलर का टॉप पहन रखा था। यही कपड़े उसने उस दिन भी पहने थे जब वो पहले 2 बार मेरी कैब में आई थी तुम्हारे साथ। रागिनी को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए रोहन ने कहा। रोहन की कही बातों ने रागिनी को पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया और वो रोहन की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? ब्लैक जीन्स और रेड टॉप? रोहन की तरफ अचरज भरी निगाहों से देखते हुए रागिनी ने पूछा। रागिनी के सवाल का जवाब देते हुए रोहन बोला, हाँ। उसका जवाब सुनते ही रागिनी शॉक्ड होकर झटके के साथ सोफे पर बैठ गई। उसे इस तरह गच्चा खाते देख रोहन ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ रागिनी? तुम इस तरह से शॉक्ड क्यों हो गई? रोहन का सवाल सुनकर रागिनी पूरी तरह नर्वस होते हुए दबी हुई सी आवाज में धीरे से बोली, तुम जो कपड़े बता रहे हो, ऐसे सेम कपड़े दीदी ने उस दिन पहने हुए थे जिस रात उनके साथ वो भयानक हादसा हुआ और जिसमें उनकी जान चली गई। हैरानी भरी नजरों से रागिनी की तरफ देखते हुए रोहन ने पूछा, हादसा? रोहन का सवाल सुनते ही रागिनी का दिल भर आया और वो रोहन की तरफ नम आंखों से देखते हुए बोली, आज से तकरीबन 2 साल पहले, आज मैं जहां जॉब करती हूं, मेरी दीदी ज्योति भी उसी कंपनी में उसी पोजीशन पर काम करती थी। उस वक्त मैं पीजी में रहकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रही थी और वे जॉब, उनका रोज का आना जाना कैब से ही होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऑफिस में से खास काम की वजह से दीदी को थोड़ा लेट हो गया था। रात के 8 बज चुके थे और उन्होंने ऑफिस से निकलते वक्त रोज की तरह एक कैब बुक कर दी थी, लेकिन उस रात उनकी कैब का जो ड्राइवर था उसकी नीयत उन पर खराब हो गई और उसने उस सुनसान बारादरी रोड पर उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, जिससे बचकर भागने की कोशिश में दीदी रोड के दूसरी तरफ से आ रही एक एसयूवी कार से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट होते देख वो कैब ड्राइवर तो मौके से भाग गया, लेकिन उस एसयूवी के मालिक ने इंसानियत दिखाते हुए दीदी को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसने ही पापा को और पुलिस को बयान दिए और ये बताया कि कैसे उस वहशी दरिंदे की वजह से मेरी दीदी की जान गई है। पुलिस ने दीदी के फोन से उस ड्राइवर के बारे में पता लगाया और उसे गिरफ्तार भी कर दिया, पर उस ड्राइवर की गलत नीयत का खामियाजा मेरी बहन को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। कहते हुए रागिनी फपक कर रो पड़ी। उसे उस दुख में देखकर रोहन को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों
उसने रागिनी के भर चुके जख्मों को फिर से कुरेद दिया। वो रागिनी को चाहता था, इसलिए उसे तकलीफ में देखकर खुद उसे भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब भी एक सवाल तो था उसके मन में कि अगर ज्योति मर चुकी है तो उस दिन रागिनी के साथ क्या उसकी आत्मा आई थी? और अभी कुछ पल पहले ही तो उसने फिर से उसे उस कैब में जाते देखा। फिर वो क्या था? और फिर ये बात दिमाग में आते ही उसका माथा ठनका और वो, ओह माय गॉड, कैब ड्राइवर! कहते हुए वो रागिनी के पास से उस सोफे से अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे अचानक इस तरह से चौंक कर सोफे से उठते हुए देख रागिनी भी चौंक पड़ी और उसने अपने आंसू पोंछते हुए रोहन की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ रोहन, तुम ये सब क्या कह रहे हो? रागिनी की बात सुनते ही रोहन तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, रागिनी, रागिनी, रागिनी प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर मुझे लगता है कि उस कैब ड्राइवर की जान खतरे में है। तुम्हारी दीदी की आत्मा उसे मार डालेगी। थोड़ा सक पकाते हुए रोहन ने रागिनी से कहा। रागिनी ने कहा, वोट रबिश, मुझे समझ में नहीं आ रहा रोहन, आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है मेरी बहन से? आखिर तुम बार बार उनका नाम क्यों ले रहे हो, वो भी इस तरह से? रोहन, उन्हें गुजरे 2 साल हो चुके हैं और तुम अब उन्हें इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? शेम ऑन यू। रागिनी ने लगभग चिल्लाते हुए रोहन से कहा। उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए रोहन बोला, रागिनी मेरी बात सुनो और प्लीज मुझे गलत मत समझो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी बहन के साथ। मैं बस वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। रागिनी, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर तुम्हें उसी प्यार की कसम। बस एक बार मेरी बात पर यकीन कर लो और चलो मेरे साथ। हो सकता है हम उस ड्राइवर को बचा सकें, रोहन ने रागिनी को समझाते हुए कहा। लेकिन रागिनी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए इस बार वो बिना कुछ बोले बस यूं ही स्थिर खड़ी रही, जैसे उसने रोहन की बातों को अनसुना कर दिया हो। पर रोहन जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है अब तक उसे बस एक रागिनी ही रोक सकती है, क्योंकि वहीं उस दिन उस कैब में उसके साथ थी। शायद इसीलिए ज्योति की आत्मा ने उस पर हमला नहीं किया था। इसलिए रागिनी को इस सच से रूबरू करवाना बहुत जरूरी था उसके लिए। इसलिए एक बार फिर रागिनी को समझाने की कोशिश करते हुए वो बोला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रागिनी, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। रागिनी, ज्योति तुम्हारी बहन है। मैं मानता हूं उसके बारे में मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे सुनना और एक्सेप्ट करना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, बट वो शांत नहीं है रागिनी। अपनी डेथ के बाद भी उसे शांति नहीं मिली है। रागिनी, मेरे लिए न सही, कम से कम अपनी बहन के लिए तो मेरी बात सुनो। जरा सोचो रागिनी, 2 साल पहले जब तुम्हारी बहन की डेथ हुई थी तब उस रोड पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वहां हादसे होने लगे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कैब ड्राइवर्स के साथ, और वो भी इस तरह से कि उनके साथ ना तो कोई लूटपाट होती है और न ही उनका कोई सामान यहां से वहां होता है। और ये मैं नहीं कह रहा रागिनी, पुलिस की थ्योरी है। रागिनी, ज्योति दीदी का गुनहगार भी तो एक कैब ड्राइवर ही था ना, तो हो सकता है वो लौट आई हैं अपना बदला पूरा करने, रागिनी को समझाते हुए रोहन ने कहा। उसकी बात सुनते ही रागिनी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, वोट रबिश रोहन, पुलिस की थ्योरी है कि उन कैब ड्राइवर्स की हत्या कोई सीरियल किलर कर रहा है, कोई आत्मा नहीं। लगभग रोहन पर चिल्लाते हुए रागिनी ने कहा। अब रोहन के सब्र का बांध भी टूट चुका था, इसलिए उसने भी ये सोच लिया था कि अब रागिनी उसकी बात माने या ना माने, उसे किसी भी हालत में उस कैब ड्राइवर को बचाना ही होगा। आखिर कब तक एक आत्मा अपने इंतकाम की आग में कितने निर्दोष लोगों की हत्या करेगी? बस यही सोचकर रोहन ने बड़े ही गंभीर स्वर में रागिनी की ओर देखते हुए कहा, ठीक है रागिनी, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो ना सही, पर मैं जा रहा हूं तुम्हारी बहन की आत्मा को एक और हत्या करने से रोकने। हो सकता है इस जिंदगी की ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सके तो मुझे माफ कर देना रागिनी, पर सच तो ये है कि अब तक मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच था।
जिंदा रहते तो शायद मैं तुम्हें इस सच से रूबरू ना करवा पाया, पर हो सकता है शायद मेरी मौत से ही सही, पर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए। बस जाने से पहले इतना कहना चाहता हूं कि इस जिंदगी में उस भगवान और अपने माँ बाप और बहन के अलावा अगर मैं किसी और से प्यार करता हूं तो बस वो तुम हो रागिनी, और जब तक जिंदा हूं तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार रहोगी। कहते हुए रोहन रागिनी की तरफ देखते हुए 2 कदम पीछे हटा और फिर अपना 1 कदम आगे बढ़ाते हुए घुटनों के बल बैठते हुए उसने रागिनी के सामने झुककर सजदा किया, बिल्कुल वैसे जैसे एक भक्त अपने भगवान के सामने नतमस्तक होता है। उसके उस बिहेवियर को देखकर रागिनी अंदर तक हिल गई। वो तो शॉक्ड होकर बस रोहन की तरफ देखती ही रह गई और रोहन उससे अंतिम विदाई लेकर तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही रागिनी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे ऐसा लगा बस उस एक ही पल में उसने अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ खो दिया है। उसे लगा रोहन के साथ साथ आज उसने अपने आप को भी खो दिया है। अगर रोहन नहीं रहा तो वो जिंदा रहकर भी मुर्दा हो जाएगी। मोहब्बत का ये द्वंद्व रागिनी के दिलो दिमाग में इस कदर हावी हो गया कि वो खुद को रोहन के पीछे जाने से रोक न सकी और उसके पीछे भागी। रोहन, रोहन, रोहन! रागिनी जोर जोर से रोहन का नाम पुकार रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। रोहन अपनी कैब लेकर वहां से जा चुका था और रागिनी के पास ऐसा कोई साधन, कोई व्हीकल नहीं था जिससे कि वो रोहन के पीछे जा सके। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रोहन ने जो कुछ भी कहा, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई निकली तो मैं तो उसे हमेशा के लिए खो ही दूंगी। मन ही मन एक गहरी दुख भरी आह भरते हुए, भगवान को याद करते हुए उसने खुद से ही कहा और अपने आप से ही बात करते हुए वो आगे बोली, नहीं नहीं, मैं रोहन को खो नहीं सकती, मुझे उसे बचाना ही होगा हर हाल में। पर मैं वहां जाऊं कैसे? क्या क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई कैब, कोई टैक्सी भी तो नजर नहीं आ रही। कुछ सोच रागिनी, कुछ सोच। वहीं दूसरी तरफ रोहन उस बारादरी रोड पर आगे बढ़ते जा रहा था, उस गाड़ी की खोज में जिसमें उसने ज्योति की रूह को बैठते हुए देखा था। उस गाड़ी की खोज में रोहन उस रोड पर काफी आगे निकल आया था। रात घिर गई थी और उस रोड पर व्हीकल की आवाजाही लगभग बंद ही हो गई थी। सिटी की तरफ से तो उस रोड पर रात के 8-9 बजे के बाद पुलिस की बैरिकेड्स लग जाया करती थीं और फिलहाल रात के 11 बज रहे थे, इसलिए उस रोड पर एक भी व्हीकल नजर नहीं आ रहा था। शहर से बाहर के इलाके में होने के कारण स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी वहां। ऐसे में उस रोड पर बस उसकी कैब के अलावा न तो कोई और गाड़ी नजर आ रही थी और न ही कोई लाइट। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। रोहन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो निरंतर अपनी गाड़ी उस दूसरी कैब को ढूंढते हुए धीरे धीरे चला रहा था। तभी उसकी नजर उसी कैब पर पड़ी जो उसकी गाड़ी से थोड़ी दूर, तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। उस कैब को देखते ही रोहन के होश उड़ गए। फिर भी वो बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपनी गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए उस कैब के पास ले गया और उस कैब के करीब जाकर उसने उसमें झांक कर देखा तो उसमें ना तो वो ड्राइवर था और ना ही वो लड़की। हे भगवान, जिस अनहोनी का डर था वही हो रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं उस ड्राइवर को? पता नहीं कहां लेकर गई है वो लड़की उसे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आनन फानन में रोहन अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसे मदद के लिए पुलिस को कॉल करना चाहिए, और ये बात दिमाग में आते ही उसने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, कॉल, आई थिंक मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, ये ठीक रहेगा। ये बात सोचते ही रोहन ने तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाला ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन अफसोस फोन से नेटवर्क नदारद था। उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं था, जिसकी वजह से रोहन हताश हो गया और एक बार फिर अपनी हताशा को शब्दों में बयान करते हुए बोला, ओ माय गॉड, नेटवर्क ही नहीं है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर क्या करूं? यहां से पुलिस स्टेशन बहुत दूर है और जहां बैरिकेडिंग लगी है इस वक्त वहां भी कोई नहीं होगा।
रोहन अभी यही सब चीजें सोच रहा था कि तभी अचानक उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। आहा। वो आवाज इतनी तेज और दर्दनाक थी कि उसे सुनकर रोहन की हालत खराब हो गई। ओह शीट, जरूर कुछ हुआ है। ये चीख शायद उस ड्राइवर की होगी। मुझे जाकर उस ड्राइवर की मदद करनी चाहिए, पर मैं अकेला वहां जाकर क्या करूंगा? आखिर मुझ में कोई आध्यात्मिक शक्तियां तो है नहीं कि मैं एक आत्मा से मुकाबला कर सकूं। फिर मैं क्या करूंगा वहां जाकर? खुद से ही सवाल करते हुए रोहन ने कहा, और फिर खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए बोला, नहीं, चाहे जो भी हो, पर मैं सब कुछ जानते हुए उस आदमी को, उस कैब ड्राइवर को इस तरह मौत के मुंह में जाते देख यहां से भाग तो नहीं सकता। मैं भी तो एक कैब ड्राइवर हूं, उसकी जगह मैं भी तो हो सकता था। मैं उसे इस तरह से मरते हुए नहीं छोड़ सकता। खुद को समझाते हुए रोहन ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ वहां रुकने का फैसला किया। तभी उस रोड पर एक बार फिर एक जोरदार चीख के साथ दर्दनाक आवाज गूंज उठी, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ये आवाज भी उसी ड्राइवर की थी, जिसे सुनते ही रोहन थोड़ा सकते में आ गया और तेज कदमों से उस आवाज की दिशा में भागा। वो आवाज रोड के किनारे से काफी अंदर जंगल की तरफ से आ रही थी। रोहन उस आवाज का पीछा करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ा। उस जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही जो नजारा रोहन के सामने था, उसे देख उसकी तो हालत ही खराब हो गई। उसकी आंखों के ठीक सामने ज्योति की आत्मा अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लिए खड़ी थी और वो ड्राइवर उसके बिल्कुल सामने जमीन पर पड़ा, उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी रोहन की आहट की वजह से उन दोनों की नजरें उस पर पड़ी, उस ड्राइवर की भी और उस खौफनाक आत्मा की भी। उसे देखकर उस ड्राइवर को थोड़ी तसल्ली हुई और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे बचा लो भाई साहब, मुझे बचा लो। वहीं रोहन को देखकर वो खौफनाक आत्मा और ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने उस पत्थर को पूरी ताकत के साथ उस ड्राइवर के चेहरे पर मारने के लिए अपने हाथ उठाए। तभी रोहन उसे रोकने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाया, नहीं, रुक जाइए ज्योति दीदी, प्लीज रुक जाइए। रोहन के मुंह से अपना नाम और दीदी शब्द का संबोधन सुनकर ज्योति की आत्मा एक पल के लिए ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसने एक जोरदार हुंकार भरी और वो पत्थर उठाकर उस ड्राइवर के चेहरे पर दे मारा, जिससे उस ड्राइवर की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये खौफनाक घटना रोहन की आंखों के सामने घटी, जिससे डर और दहशत के मारे रोहन का रोम रोम कंपित हो उठा। उस खौफनाक मंजर को देखकर अब रोहन में कुछ भी करने या बोलने की ताकत नहीं रही थी। उसके हाथ और पैर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके थे और शरीर से कंपी छूट रही थी। वहीं दूसरी ओर उस ड्राइवर को इतनी निर्ममता से मार डालने के बाद तो जैसे ज्योति की आत्मा और ज्यादा विकराल हो गई और वो रोहन को भी खत्म कर देने के उद्देश्य से हुंकार भरते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसका वो खौफनाक चेहरा और हवा रूपी शरीर देखने में इतना भयानक लग रहा था कि उसे देखने के बाद रोहन के पूरे शरीर में एक स्तब्धता सी आ गई थी। वो जानता था कि ज्योति की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब उसे मार ही डालेगी, इसलिए उस वक्त वो वहां से भाग जाना चाहता था, पर उसका पूरा की पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वो चाहकर भी न तो हिल पा रहा था और न ही डूल पा रहा था। वहीं ज्योति की वो खौफनाक आत्मा बड़े ही वेग से उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। चीखती, गर्जना करती उस आत्मा ने रोहन के करीब आते ही उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने रोहन को ऊपर हवा में उछालकर एक ही झटके के साथ नीचे गिरा दिया, जिससे रोहन की पसलियों में चोट आ गई थी और वो दर्द के मारे कराहते हुए जमीन पर पड़ा। अपनी मौत को अपने बिल्कुल सामने से आता देख रहा था। उसकी ये बेबसी दिल दहला देने वाली थी। रोहन समझ गया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके एक आखिरी बार याद किया। ठीक उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने एक जोरदार चीत्कार की, जिससे रोहन की बंद आंखें खुल गईं और उसने देखा ज्योति की आत्मा उसके सिर के बिल्कुल पास वहीं बड़ा सा पत्थर लेकर खड़ी थी, जिसे देखकर रोहन का कलेजा मुंह को आ गया था। डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उस ड्राइवर की मौत का मंजर उसकी आंखों के आगे घूमने लगा और ज्योति की आत्मा ने
एक जोरदार हुंकार भरते हुए रोहन के चेहरे को उस पत्थर से कुचलने की चेष्टा करते हुए जैसे ही अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए, किसी ने आकर उसके पैर पकड़ ली, जिससे ज्योति की आत्मा ठिठक कर रुक गई, क्योंकि जिसने उस आत्मा के पैर पकड़े थे वो कोई और नहीं, रागिनी थी, जो अपने पड़ोस में रहने वाले गुप्ता अंकल का स्कूटर लेकर वहां पहुंची थी। उसने ज्योति के पैर पकड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हुए कहा, नहीं दीदी, नहीं, प्लीज प्लीज मेरे रोहन को छोड़ दो दीदी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, प्लीज दीदी, प्लीज मेरी बात मान लो, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा है आपका और उन दूसरे कैब ड्राइवर्स की भी कोई गलती नहीं है दीदी, आपका गुनहगार तो अब सलाखों के पीछे है, फिर आप क्यों निर्दोष लोगों की जान ले रही हैं? ज्योति की आत्मा को समझाते हुए रागिनी ने कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर ज्योति की आत्मा शांत होने की बजाय और उग्र हो गई और अपना क्रोध प्रकट करते हुए बोली, निर्दोष नहीं थे वो लोग, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ड्राइवर्स को मारा जिन्होंने अकेली लड़की को देखकर एडवांटेज लेने की कोशिश की। गुस्से से गुर्राते हुए वो बोली और इसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, अगर मुझे मारना ही होता तो मैं रोहन को भी उसी दिन मार देती, जिस दिन इसने पहली बार तुम्हारे साथ मुझे देखा था, लेकिन इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की और दूसरे दिन अपनी ईमानदारी दिखाते हुए जब इसने तुम्हारे लिए हुए एक्स्ट्रा पैसे भी तुम्हें वापस लौटा दिए, तब मैं समझ गई कि तुम इसकी कैब में बिल्कुल सेफ हो, इसलिए फिर मैंने तुम्हारे साथ आना छोड़ दिया। पर आज इसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसे, हा हा हा। कहते हुए ज्योति की आत्मा ने एक जोरदार हुंकार भरी और उसने रोहन के सर पर वो पत्थर मारने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन रागिनी ने एक बार फिर जोर से चिल्लाते हुए उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको मेरी कसम। रागिनी की बात सुनकर ज्योति हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोली, एक मामूली कैब ड्राइवर की जान बचाने के लिए तू इतनी रात को यहां तक चली आई, तुझे किसी बात का कोई डर नहीं था और इसे बचाने के लिए तू मुझे अपनी कसम देकर रोक रही है, आखिर क्यों? ज्योति की आत्मा ने भयंकर गुस्सा दिखाते हुए रागिनी से पूछा। उसका सवाल सुनते ही रागिनी एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद उसने एक नजर रोहन की तरफ देखा। रोहन भी उसी की तरफ देख रहा था। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को ढांढस बंधाया और फिर बड़ी हिम्मत करके रागिनी ने ज्योति की आत्मा की तरफ देखा और बड़ी ही निर्भीकता से बोली, क्योंकि मैं रोहन से प्यार करती हूं दीदी, मुझे आज तक रोहन जैसा कोई दूसरा लड़का नहीं मिला, इसकी ईमानदारी, वफादारी और इंसानियत ने दिल जीत लिया है मेरा। दीदी, रोहन मेरा सब कुछ है, इसलिए अगर आप इसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हैं तो आपको पहले मेरी जान लेनी होगी। रागिनी की बात सुनकर ज्योति की आत्मा शांत हो गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई, जिसे देखकर रागिनी की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। ज्योति भी अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। आंसू तो अब नहीं थे उसके पास, लेकिन भावनाएं अब भी वही थी। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलना चाहती थीं, पर अब तो वो भी संभव नहीं था। रागिनी ने दौड़कर ज्योति से गले लगने की कोशिश की भी, लेकिन शरीर के अभाव में बस उसके अक्ष के आर पार होकर रह गई। तब तक रोहन भी संभल चुका था और उसने रागिनी को संभाला और ज्योति की तरफ देखते हुए बोला, आपके साथ जो कुछ भी हुआ दीदी, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो आप कर रही हैं वो भी सही नहीं है। मैं मानता हूं कि आप सिर्फ उन लोगों को मार रही हैं जो लड़कियों को हमेशा गलत नियत से ही देखते हैं, लेकिन दीदी, किस किस को मारेगी आप और कितनों को मारेंगी? दीदी, ये समाज ऐसा ही है, सतयुग से लेकर कलयुग तक एक जैसा। दीदी, मेरी बात मानिए और आप इस कालचक्र के बंधन को छोड़कर मुक्त हो जाइए। इस समाज को उसके भरोसे छोड़ दीजिए जिसने इसे बनाया है। आप मुक्ति के पथ पर जाइए दीदी, मुक्ति के पथ पर जाइए, क्योंकि आपको मुक्ति तभी मिल सकती है जब आप खुद मुक्त होना चाहें। दीदी, हम आपकी श्राद्ध पूजा करना चाहते हैं,
आपकी मुक्ति के द्वार खोलना चाहते हैं, पर उसमें जाना तो आप ही को पड़ेगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं दीदी, अब छोड़ दीजिए इस बदले की भावना को, छोड़ दीजिए दीदी। रोहन ने ज्योति के सामने हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ज्योति की आत्मा उस वक्त अपना प्रेत स्वरूप त्याग कर वास्तविक रूप में थी, इसलिए रोहन की कही बातों का उस पर गहरा असर हुआ और उसने मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना स्वीकार किया। फिर रोहन और रागिनी ने मिलकर उसके लिए श्राद्ध पूजा करवाई और पिंडदान की विधि संपन्न की। श्राद्ध पूजा और पिंडदान की विधि संपन्न होते ही ज्योति की आत्मा को दिव्य प्रकाश मार्ग की प्राप्ति हो गई और वो शांति के पथ पर चली गई। उस दिन के बाद उस रोड पर फिर कभी किसी कैब ड्राइवर के साथ दोबारा ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। पुलिस के लिए ये केस आज भी अनसोल्व्ड केसेस की लिस्ट में शामिल है, लेकिन वास्तव में इस केस की मिस्ट्री सालों पहले सुलझ चुकी है। रोहन और रागिनी की शादी को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी उनके दिलों में ज्योति की आत्मा से जुड़ा ये राज जिंदा है। तो साथियों, ये थी रोहन की अपनी पूरी स्टोरी, जो उसने अपनी आंखों के सामने देखी थी और शायद मरते मरते भी वो बचा था। और अगर यहाँ पर रोहन उस एरिया में नहीं जाता और रागिनी उसे नहीं मिलती, तो वो कभी जान ही नहीं पाता कि वो आत्मा कौन है और क्यों उन लोगों को खत्म किए जा रही है। क्योंकि रागिनी को तो इन सभी चीजों पर विश्वास था ही नहीं। वो तो रोहन ही था जिसने पहली बार में ही इस चीज को समझ लिया कि यहाँ पर कोई भटकती हुई आत्मा है। अब देखो, कोई भी आत्मा जिस प्रकार से भी खत्म होती है, तो अगर उसकी डेथ नेचुरल रूप से है, अगर कोई बीमारी से है, तो फिर उसकी आत्मा शांत हो जाती है और उसको मुक्ति भी मिल जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान की डेथ अननेचुरल होती है या फिर उसको बहुत ही तड़पा कर मारा जाता है या उसके साथ बहुत कुकर्म किए जाते हैं, जैसे कि आजकल दुष्कर्म के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं और दुष्कर्म करते हुए काफ़ी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा तड़पते हुए मौत हुई होगी। वो कैसे उनसे अपनी इज्जत की ओर जान भीख मांग रही होगी। तो जब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो एक भयानक प्रेत के रूप में आती है और वो अपना बदला लेने के लिए इन लोगों को अपना शिकार बनाती है, तो इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लगती है, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ही गलत हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि जो निर्दोष लोग होते हैं वो भी कई बार इनका शिकार चढ़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्योति की आत्मा ने बताया है कि वो केवल उन्हीं कैब ड्राइवर्स को अपना शिकार बनाती थीं जिनकी नीयत लड़कियों के ऊपर गंदी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि आज का समझ कलयुग है और यहाँ पर आपको 100 में से 90 लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनकी नीयत खराब ही होती है। भले ही वो बाहर से समाज में कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उनको कभी मौका लगता है तो वो अपनी नीचता पर उतर ही आते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये मेरा कई वर्षों का तजुर्बा है। पूरे जीवन को देखने के बाद ही मैंने इस दुनिया को समझा है। चलिए, उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप आखिर तक सुन रहे हैं तो अपना एक छोटा सा मैसेज हमें कमेंट में लिख देना। और अब अपने कुछ लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। कासिम अंसारी पाकुर, सुनील जम्मू, शानू अब्बासई फतेहपुर सीकरी, शिवम हरियाणा, सोनू यूपी, अभिषेक मौर्य उत्तर प्रदेश, माया लामा नेपाल, मोलोय रॉय असम, अंशुमान दतिया, मीनाक्षी लमानी गड़ग, अरुण कानपुर। अच्छा, तो अब नई स्टोरी पर मिलता हूं।